चीन पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है, जिसे आसमान का सिकंदर भी कहा जाता है। उसका सबसे एडवांस वर्जन अब आने वाला है। फ्रांस जल्द ही सुपर राफेल लड़ाकू विमान लॉन्च करने जा रहा है। ये राफेल के अब तक के सभी वेरिएंट से ज्यादा एडवांस होगा। सुपर राफेल की खासियत यह है कि ये ड्रोन और यूसीएवी के साथ दुश्मन पर हमला कर सकेगा। इसके अलावा ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर सकता है। लेकिन इसकी आहट से चीन पाकिस्तान क्यों परेशान है और कैसे ये युद्ध की दिशा और दशा को बदल देगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए। उसकी गर्जना से दुश्मन थर्रा उठेगा। वो दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा देगा, टारगेट को पलक झपकते खत्म करेगा। चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। सही सुना आपने, चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने, शहबाज जिनपिंग की धड़कनें बढ़ाने फ्रांस से भारत का नया महाबली आएगा, जिसका नाम है सुपर राफेल। फ्रांस जल्द ही सुपर राफेल लड़ाकू विमान लॉन्च करने जा रहा है। यह राफेल के अब तक के सभी वेरिएंट से सबसे ज्यादा एडवांस होगा। सुपर राफेल, जिसे राफेल F5 कहा जा रहा है, एक नया लड़ाकू विमान है। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान न होकर कई तरह की खूबियों से लैस होगा। इसे हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं। इसके साथ ही सुपर राफेल ड्रोन और UCAV से लैस होगा। सुपर राफेल परमाणु हमला करने में भी सक्षम होगा। इसके साथ ये पारंपरिक हथियारों को भी दाग सकेगा। सुपर राफेल में पहले की तरह गन भी लगी होगी, जो मौका मिलने पर दुश्मन के विमान पर नजदीक से फायर कर सकती है। सुपर राफेल को मौजूदा F4 वेरिएंट से काफी एडवांस तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इस लड़ाकू विमान को खास तौर पर अमेरिकी F-35 के साथ सीधा मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुपर राफेल कितना घातक होगा, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुश्मन के रडार को इसके आने और वापस लौटने की भनक तक नहीं लगेगी। इसमें 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को हर तकनीक शामिल की जाएगी। फ्रांस से आई रिपोर्ट के मुताबिक 2026 और 2027 के बीच राफेल F5 को पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाएगा और इसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा। फ्रांस में तैयार हो रहे सुपर राफेल पर भारत की भी नजर है। भारत सुपर राफेल को लेकर फ्रांस से डील कर सकता है। वैसे भी भारत के राफेल खरीदने से पहले तक इस फाइटर जेट के ज्यादा खरीदार नहीं थे, लेकिन भारत के साथ समझौता होते ही फ्रांस के भाग्य बदल गए। इस विमान को भारत समेत 8 देशों की वायुसेनाओं ने खरीदा है और अब जब इसका सबसे एडवांस वर्जन लॉन्च करने की तैयारी है, तो उम्मीद पूरी है कि भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, हिंद के दुश्मनों में खलबली मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये जो राफेल का बाप है, जिसे कहा जा रहा है, आखिर ये क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये समझने की जरूरत है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देवनाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब, अगर राफेल और सुपर राफेल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो क्या अंतर? मनोज जी, सिंपल भाषा में कहें तो राफेल जो हमारे पास ऑलरेडी है, 36 हैं, 26 और नेवी के आने वाले हैं, वो शेर है। इसके मुकाबले सुपर राफेल जो 1.25 शेर होगा। युद्ध भूमि में भविष्य में ये बहुत दरकार है। 3 चीजें। एक, मैं छुपा रहा हूं सुपर राफेल में, इन प्रॉपर्टीज को, जिसको हम स्टेल्थ प्रॉपर्टीज बोलते हैं, उसको और ज्यादा एनहांस किया जाएगा। दूसरा, युद्ध भूमि में मुझे दुश्मन के रेडार को जैम थ्रू करना है, बर्न थ्रू करना है, ताकि वो मेरे बारे में कोई डेटा हासिल ना कर सके, देख ना सके। तो इसके लिए भी सुपर राफेल में स्पेशल, बहुत ही एनहांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट लगा होगा, जो कि दुश्मन के रेडार को जैम कर देगा, दुश्मन आपको देख नहीं पाएगा। तीसरी बात, भयंकर प्रहार, चाहे वो हवा से हवा पे मारने के लिए एयर टू एयर मिसाइल हो, चाहे हवा से जमीन पर मारने के लिए एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड या GPS गाइडेड बॉम्ब्स हों। सुपर राफेल में ये सब खूबियां होंगी। सोने में सुहागा ये होगा कि इसका अपना एक विंग मैन होगा, UCAV,
अनमैन्ड लेकिन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी वो आपके साथ उड़ेगा और जब आप दुश्मन से 50 किलोमीटर दूर रह जाएंगे तो आप लेफ्ट राइट मुड़ जाइए, लेकिन आपका जो विंग मैन है यूकैव वो दुश्मन की तरफ अग्रसर होगा और भयंकर प्रहार करेगा। इससे क्या होगा? दो फायदे, एक तो आप दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइल से सेफ हैं, दूसरी बात आपका जो यूकैव है जो कि अनमैन्ड होगा वो बहुत अच्छी तरह से सटीक निशाना लेके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा। जी, ये तमाम सारी चीज़ें जो खूबी आपने बताई। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, 5वीं और 6ठी सदी के पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं उनकी तकनीक को भी शामिल किया गया। इनकी तकनीक क्या है, जरा बताएं। मोहम्मद अली शाह, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अब जी हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, क्या होगा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी जी, अच्छा। तो देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मनोज भाई। जी, आप ही से। देखिए, जो डसॉल्ट राफेल है, राफेल का असल मतलब होगा कि बर्स्ट ऑफ फायर विंड, या तो बहुत तेज से निकले और बर्स्ट ऑफ फायर निकले। अब ये मिलिट्री सेंस में है, ये फ्रेंच का मोहम्मद अली शाह साहब, मैं ये आपको रोकना चाहता हूं। मुझे लगता है कि शायद आपका नेटवर्क खराब है। बहुत रुक रुक कर आपका वीडियो भी आ रहा है और आवाज़ भी आ रही है। डीके पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, हम जो सवाल पूछ रहे थे, 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान की तकनीक भी इसमें शामिल होने वाली है, एक बार आप थोड़ा विस्तार से बताएं। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में आमंत्रित करने के लिए। जहां तक बात है जनरेशंस की, तो देखिए, जनरेशंस बेसिकली बताता है कि तकनीकी तौर पर एक विमान किस स्तर का है। पहली जनरेशन प्रोपेलर्स थे, दूसरी जनरेशन में जेट पावर्ड आए, तीसरे में मल्टी रोल कैपेबिलिटीज आई जैसे कि हमारा मिराज है, F-16 है, ये सब जहाज आए, और चौथी जनरेशन में उनकी क्या चपलता थी वो हायर एंगल ऑफ अटैक में करने का, और उसमें एडवांस रडार लगे जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार, ऐसा रडार बहुत जो है प्रचलित नाम है। और उसके बाद 4.5 जनरेशन जिसमें कि हम राफेल हमारा है, और जो हम सुपर राफेल की बात कर रहे हैं वो देखिए उसमें एक शब्द यूज किया जा रहा है F4 F5। तो ये बेसिकली ये जनरेशन से लिंक नहीं है, उनका जो वर्जन है, ये राफेल के जो वर्जन आए थे उससे संबंधित है। उनका वर्जन F3, F3R, F4, F4.1 और F5 बेसिकली बताता है F5 की मोस्ट एडवांस वर्जन है, इसलिए इसको सुपर शब्द के साथ विश्लेषित किया जा रहा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी जो है, हम जनरेशन, जो मुख्य सवाल था कि जनरेशन में क्या फर्क हो रहा है 5वीं 6ठी में, पांचवी जनरेशन के जहाज में स्टेल्थ एलिमेंट जो है वो जोड़ा गया। दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि स्टेल्थ जब हम बोलते हैं, किसी भी कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसके साथ जो 5 तरह के सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर जिससे हम हस्ताक्षर करते हैं, हमारा हर आदमी का हस्ताक्षर एक जैसा नहीं होता। हम अपना हस्ताक्षर अपने तरीके से सकते हैं। अगर 4 लोग जिनका नाम है राम, तो चारों राम के हस्ताक्षर अलग अलग होंगे। उसी प्रकार से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ये जो है एक प्रकार का सिग्नेचर है, एक पर्टिकुलर टाइप का एक जहाज का। और उसके साथ जो है एक उसकी जहाज की बनावट के बारे में ये कहा जाता है कि किस प्रकार रहेगा कि दुश्मन के रडार को नहीं देख पाए, उसको देख नहीं पाए, और अगर विजुअल सिग्नेचर जो है कि आप आंखों से अगर देखते हैं तो जहाज कैसा दिखता है, तो वो उसका विजुअल सिग्नेचर को कम किया जाता है। उसकी बनावट ऐसी की जाती है कि जो आप जहाज को देखें तो वो आपको बहुत छोटा सा लगे। कहा जाता है कि जो जहाज हमको आमतौर पर दिख जाता है उस दूरी पर अगर हम 5th जनरेशन के जहाज को लाएंगे तो वो एक हमको गेंद की तरह दिखाई देता है। तो इस ढंग से डिजाइन किया जाता है। तो ये डिजाइन की सब खूबियां हैं स्टेल्थ एलिमेंट जो है 5th जनरेशन में। और जो 6th जनरेशन जिसकी बात की जा रही है, जैसा कि अभी चाइना के में भी कहा कि उन्होंने एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया है। 6th जनरेशन जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि एक नया जो प्रयोग चल रहा है वो मैन अनमैन टीमिंग का। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि मैन अनमैन टीमिंग क्या है। मैन जो भी जहाज देखते हैं वो मैन एक पायलट के द्वारा चलते हैं, पायलट उसको चलाता है, उसको नियंत्रित करता है। जो अनमैन्ड है, ड्रोन्स उसकी श्रेणी में आते हैं, जहां पर कि कोई आदमी नहीं बैठा है, लेकिन ग्राउंड स्टेशन से उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब ग्राउंड से हम कंट्रोल करते हैं तो उसमें कई सारी जो है इनहेरेंट लिमिटेशन है। सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि आप किस माध्यम से बात कर रहे हैं। उस कम्युनिकेशन की एक जो है सीमा होती है लाइन ऑफ साइट में। जैसे कि आप जो देखते हैं, आपकी नजर से जो चीज परे होती है आप देख नहीं पाते। कोई ऊंचाई हो गई तो आप नहीं देख पाएंगे, कोई गहराई आ गई जैसे कि अर्थ ऑफ कर्वेचर के बाद जो है एक पर्टिकुलर एंगल तक देख पाते हैं। मैं ज्यादा तकनीकी में नहीं जाऊंगा, सिंपल रखूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए।
तो ये सब खूबियां जो है, जब ये सिग्नेचर जो आप बनाते हैं, राड को डिजाइन करते हैं, तो अनमैन की खूबियां और मैन की खूबियां दोनों मिला के जो कंसेप्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं मैन अनमैन टीमिंग, मम टीवी कई लोग कहते हैं। ये आज की रिक्वायरमेंट है, आज के समय की। इसके मुख्य फायदे क्या है? 3 मुख्य फायदे हैं। एक तो क्या है कि जो पायलट की जान खतरे में होती थी वो खतरा नहीं होता। दूसरा, इनकी कीमत बहुत कम है, कि जो हम जहां पर 1 बिलियन और 2 बिलियन तक के कॉस्ट के जहाज होते हैं, और 150 मिलियन 750 मिलियन, आमतौर पर जो फाइटर वो आते हैं $400 मिलियन के आसपास आते हैं। और जो ड्रोन है मुश्किल से 10,000 डॉलर के में आपको मिल जाएंगे। तो कीमत की बात है। तीसरी बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, उसका आरसीएस जो दिखाई देता है वो बहुत छोटा रहता है। किसी भी स्ट्राइक के लिए जो फाइटर की स्ट्राइक होती है, वायु शक्ति जो होती है, वो दुश्मन के एयर डिफेंस को भेज सके, अपने आप को सरवाइव कर सके, इसकी सब खूबियां होती हैं मैमटी में। तो 6 जनरेशन जो जहाज है उनमें वो खूबियां होती हैं कि वो मैन अनमैन के साथ कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके, एयर पिक्चर ट्रांसफर कर सके, और साथ में जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट में, जो जैसे हम बात कर रहे हैं सुपर राइफल में, सुपर राइफल में जो पायलट बैठा होगा वो अपने साथ में 2 या हो सकता 4 जो अनमैन युकाव, मतलब अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अनमैन कॉम्बैट व्हीकल से क्या क्षमताएं हैं? वो एक लड़ाकू की जहाज की तरह है, जो कि कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है, पिक्चर ले सकता है, तस्वीरें ले सकता है, और तीसरा जो है, जो आपको आंखों से लाइव पिक्चर दिखा सकता है। तो आप अगर बैटल, जो युद्ध क्षेत्र की अगर आंखों देखी तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल रियल टाइम में, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्योंकि उसके आधार पे आप कोई जो फील्ड कमांडर है वो डिसीजन ले सकता है। तो ये सब खूबियां 6 जनरेशन में, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी भी जो है रशिया यूक्रेन वॉर में इसका प्रयोग किया गया है। अभी कई जनरेशन हम जो इसमें लगे हुए हैं, कई देश लगे हुए हैं इसको विकसित करने में। जो भारत की बात में करना चाहूंगा, क्योंकि दर्शकों का इंटरेस्ट भारत में होगा, भारत का HLB कैट्स नाम का जो है MUMT प्रोजेक्ट ले रहा है। और जो राफेल जो अगर आता है भारत के पास, अभी बहुत जल्दी होगा कि राफेल हमारे पास ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन में काफी है। अगली चर्चा में बताऊंगा कि F-35 और Su-57 और राफेल, जो सुपर राफेल है, इन तीनों में बेहतर कौन सा है। लेकिन फिलहाल जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, 6 जनरेशन बहुत ही उन्नत किस्म का जहाज है जो कि आगे आएगा। उसमें उसको डिजाइन जो है उसको बनाना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, 5वीं और 6ठी पीढ़ी का जो सम्मिश्रण है उसका जिक्र तो हो गया, लेकिन UCAV और ड्रोन के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि परमाणु हथियारों को दागने में भी सक्षम है ये। बिल्कुल मनु भाई, बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, परमाणु हथियारों को दागने में, उनको इंटरसेप्ट करने में बहुत ही सक्षम रहेगा ये, क्योंकि ये, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया कि शेर तो था ही था पहले, फिर अब सवा शेर आ जाएगा। तो अब आप देखिए, मैं आपको, जो एयरफोर्स थी और फ्रांस की नेवी थी, उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ाते हैं तो इसको तो रिड्यूस और डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो फ्रांस था वो एग्रीमेंट में आया यूनाइटेड किंगडम के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, स्पेन के साथ। उन्होंने एक अजाइल मल्टीपर्पस, जो कि फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात हुई थी, और फिर यूरो फाइटर टाइफून जिसको हम कहेंगे। अब उसके बाद फिर डिसएग्रीमेंट्स हुए वर्कलोड को लेके, जैसे कि अगर हम 4 लोग यहां बैठे हुए हैं, अरे ये बोलेगा, ये इस पे बोलेगा, ये, तो उस तरह के डिसएग्रीमेंट्स हुए इन देशों के बीच में। और उसके बाद फिर कोल्ड वॉर की वजह से भी, उसके बाद 1979 में से 1918, 10 साल कोल्ड वॉर चला अमेरिका और यूएसएसआर का, तो इसके ये प्रोजेक्ट डिले हो गया था। मगर इसमें डसॉल्ट, थैलेस, और थैलेस के साथ मैंने भी कुछ काम किया है, पहले तकरीबन 4 साल रहा था मैं तो, और साफरान, जो जितने डिफेंस प्लेयर हैं, मेजर डिफेंस प्लेयर फ्रांस के, ये साथ में आए और इन्होंने डिजाइन किया। अब इसमें क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने डिजाइन किया, इसमें डायरेक्ट वॉइस इनपुट है, RBE-2AA, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन कहते हैं, AESA रेडार, और ऑप्टिक सेक्टोरल फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च ट्रैक, IRST उसको बोलेंगे, सेंसर है। तो जब यहां पर ये राफेल में डिजाइन हुआ, अब ये बात हुई कि भाई हम आगे बढ़ के इसको भी, और जैसे कि पांडे साहब, ग्रुप कैप्टन पांडे साहब ने बताया कि इसको और आगे बढ़ाएं,
तो फिफ्थ जनरेशन है, सिक्स जनरेशन। अब आप देखिए इसमें 3 टाइप के हैं राफेल। देखिए इसमें राफेल 19 उससे पहले क्या हुआ, 9 जुलाई 1986 में पहली मर्तबा यहां पर एक उड़ान भरी जो कि 8 साल की फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम था, क्योंकि ये कामयाब हुई, इससे रास्ता खुला और बाकी फ्लाइट्स का भी। उसके बाद देखिए पहली राफेल ए डेमो 4 जुलाई 1986, राफेल सी 19 मई 1991, और इस तरीके से इनके जैसे कि राफेल ए है तो वो 3 मैन वेरिएंट है। राफेल सी सिंगल सीट होगी जो कि लैंड बेस्ड वर्जन होगी, राफेल बी होगी ट्विन सीटर लैंड बेस्ड वर्जन, और राफेल एम सिंगल सीट कैरियर बेस्ड वर्जन है। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपने बताया कि परमाणु हथियार को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखेगा। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन हुआ 18 मई 2001 में और फिर अभी सर्विस में है, और प्राइम यूजर है इसके फ्रांस के एयर और स्पेस फोर्सेस, फ्रांस की नेवी, इजिप्शियन एयर फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स के पास में है। और 1986 से लेके अभी तक नंबर बिल्ड 259 से लेके 2223 ये राफेल बिल्ड हो चुके हैं। अब जब हम आगे और एडवांस करते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी जो होती है ना, हमेशा कभी इसको हमेशा आगे बढ़ाना रहना चाहिए। आपको मैं एक हल्का एग्जांपल देता हूं, हम अपने मोबाइल अपग्रेड करते हैं, अपनी गाड़ी अपग्रेड करते हैं, इस तरीके से राफेल आया था, बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए राफेल का एडवांस वर्जन जो कि जिससे बाकी दुनिया के लिए बस और में होगा थे, राफेल सुपर राफेल है इनके पास, तो बहुत ही घात घातक हथियार है जो कि पूरी विश्व में मैं नंबर 1 बोलूंगा इसको। देवनाथ जी मेरे साथ है। देवनाथ जी, एयरफोर्स की फ्लीट में भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल की एक बड़ी संख्या तो है, लगातार धीरे धीरे वो आते जा रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी हो रही है कि अब राफेल के बाद सुपर राफेल भी आ रहा है, और ये भी मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी शक्ति के तौर पर है। लेकिन F-35 और Su-57 का भी जिक्र चल रहा है। निश्चित तौर पर जैसा कि डीके साहब ने कहा, डीके पांडे जी ने कहा कि इतना आसान नहीं होता है किसी भी इस तरह के विमान को खरीदना, एक बड़े बजट की ज़रूरत होती है। तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि इन दोनों विमानों की जो चर्चा चल रही है, ये सुनने में आ रहा है कि F-35 या Su-57 भारत विचार कर सकता है इनमें? मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दशकों में हमें F-35 या Su-57 जैसा एक विमान चाहिए। मैं जैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत भी हमारे यहां पर हम एमका बनाने वाले हैं, एडवांस मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो काफी हद तक सुखोई 57 या F-35 जैसा उसका रेडार स्पेक्ट्रम और विजिबिलिटी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है मनोज जी, किसी भी युद्ध में आपको काफी बड़ी तादाद में फाइटर विमान ऐसे चाहिए होते हैं जो कि चाहे स्टेल्थ ना हो लेकिन बड़ी तादाद में आप लॉन्च कर सकें। इसलिए भविष्य में इंडियन एयरफोर्स को 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। इसकी दरकार इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए और फिलहाल हमारे पास महज 30 बचे हैं। अब दर्शकों को मैं बता दूं क्यों इंडियन एयरफोर्स को भारत सरकार भी चाहती है, क्यों इंडियन एयरफोर्स को हम 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि कमोबेश पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार 22 फाइटर स्क्वाड्रन है और चीन के पास, चीन किसी भी समय अपने यहां अगर तिब्बत में युद्ध हो जाए भारत और चीन के बीच में, तो चीन करीबन समझिए मैक्सिमम 20 फाइटर स्क्वाड्रन को तिब्बत में तैनात कर सकता है। जैसा कि हमने गलवान के बाद में देखा, बड़ी तादाद में उन्होंने J-10 J-20 को वहां पर तैनात किया। तो हम शुरुआती दौर में चाहते हैं जल्दी से अगले 5 साल के अंदर ही हमारे पास 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाए, यूरो फाइटर आ जाए, एडवांस राफेल आ जाए, अमेरिका कहता है F-16 ले लो, F-15 ले लो, रूस कह रहा है कि F-35 ले लो, हमें जल्दी से चाहिए। इसके बाद देखिए एक होता है एयर सुपीरियरिटी नाम का शब्द होता है जिसमें हम चाहते हैं कि जब हमारे युद्धक विमान युद्ध भूमि में जाएं, चाहे पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसे या चीन के एयर स्पेस में तिब्बत में घुसे, तो उसके 5 मिनट पहले ही हमारे सुपर
राफेल जैसे विमान या F-35 या सुखोई 57 जैसे जाकर वहां पर एयर सुपीरियरिटी काम कर ली। एयर सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं दर्शकों को बता दूं कि युद्ध शुरू होने के 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ये वहां पहुंच जाएंगे और दुश्मन की एयरफोर्स चाहे वो हवा में हो या जमीन से टेक ऑफ कर रही हो, उसको वहीं पे नेस्तनाबूद कर देंगे, ताकि फॉलो ऑन रेड में अगर हमारे 10, 20, 30, 40 युद्धक विमान जा रहे हैं दुश्मन को बॉम्ब गिराने के लिए, तो वो वहां सेफली इंग्रेस यानी अग्रसर हो पाए। तो हमें F-35 जैसा, सुखोई 57 जैसा या AMCA जैसा विमान चाहिए, लेकिन हम 10 साल इंतजार कर लेंगे। हमें कल नहीं, 5 साल के अंदर जल्दी से हमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। राफेल फिट्स द बिल। राफेल में और भी खूबसूरतियां हैं, मैं बताता हूं। एक तो फ्रांस ने बोल दिया कि वो इसको भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं। हमने इसको अंबाला में डिप्लॉय किया है, हमने हाशिमारा में डिप्लॉय किया है, और अब जो वर्जन हमने इनिशियली लिया था वो F3 वेरिएंट था। अब फ्रांस ने ऑलरेडी पेशकश कर दी है कि उसको अपग्रेड करके F4 वेरिएंट बना देगा, जो राफेल हमारे पास हैं। मिड लाइफ अपग्रेड वाली एक शब्द होती है कि जब ये राफेल जब आए हुए 10 साल हो गए हैं, जब ये 10-15 साल हो जाएंगे तो इनको अपग्रेड करके फ्रांस ने कहा है कि वो F3 से F4 वेरिएंट तक अपग्रेड कर देगा। और सुपर राफेल तो F5 वेरिएंट होगा। अगर इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे तो दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि युद्ध क्षेत्र में वो हमारे सामने टिक सके। ये बड़ा संकेत है। डीके पांडे साहब मेरे साथ मौजूद है। पांडे जी, आप सहमत हैं देवनाथ जी की बातों से? देखिए, मैं 2-3 बातों पर रोशनी डालना चाहूंगा कि जो एमका प्रोजेक्ट है उसमें जो बातचीत चल रही है निश्चित रूप से वो बहुत उन्नत क्वालिटी का होगा, इसमें कोई शक नहीं। और कहा जा रहा है कि जो स्टेल्थ एलिमेंट है, देखिए स्टेल्थ ने इसमें सबके दिमाग पर छाया हुआ है, स्टेल्थ क्या है, स्टेल्थ क्या है। स्टेल्थ निश्चित रूप से बचाएगा आपको दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से और सर्वाइवलिटी आपकी इंक्रीज करेगा। और जैसे मैंने कहा था कि 5 हस्ताक्षर होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक है आपका रडार सिग्नेचर, दूसरा है आईआर सिग्नेचर जिसका कि अली साहब भी बोले थे, IRST इंफ्रारेड स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग, वो इसमें राफेल में होगा। तो और अब मैं जल्दी बता दूं, दूसरा है फिजिकल सिग्नेचर और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में। ये मोटा मोटा जो बात मैं बता दूं, तो एएम का में ये भी खूबियां होंगी जिसमें कि एम का F-35 और S-57 की तरह और सुपर राफेल के लिए भी कहा जा रहा है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.0001 स्क्वायर मीटर होगा, यानी कि इतना कम होगा कि कोई भी दुश्मन का रडार अगर उसको पकड़ना चाहता है तो वो उसको पकड़ने में कामयाब नहीं होगा। उस दूरी पर देखिए असंभव कुछ नहीं है, पकड़ा जरूर जाएगा ये, लेकिन वो पकड़ा जाएगा 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर। और आप अगर हम 10-12 किलोमीटर पकड़ते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मात्र आपके पास 40 सेकंड बचेंगे। इतना कम समय में कोई भी देश अपना एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च नहीं कर सकता, और ये बड़ा मुश्किल होगा कि उस ऐसे खतरे को टालना। तो एम का प्रोजेक्ट जिसके कि हम बहुत ही आशान्वित हैं, वो कहा जा रहा है कि उसकी पहली उड़ान जो है 2030 में होगी, और उसका स्क्वाड्रन अगर प्रोडक्शन होता है और स्क्वाड्रन में आते हैं तो वो 2035, यानी कि हम 2025 में हैं, 10 साल का समय है। निश्चित रूप से स्क्वाड्रन की संख्या कम हो गई है और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 42, देखिए एक बहुत पुराना शब्द चल रहा है 42, लेकिन हमारी थ्रेट परसेप्शन चेंज हो गया है। हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं और बांग्लादेश के आने के बाद वो कहा जा रहा है कि 3 फ्रंट हो गए। तो हमारी जहाज की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम क्योंकि हमें एक फिगर लेकर चलना पड़ेगा तो हम 42 के पास ही चल रहे हैं। तो 42 स्क्वाड्रन आने के लिए अभी लगेगा समय। तो इस 10 साल में हम अपनी जो थ्रेट जो है, कोई हमारा दोनों हमारे पड़ोसी तैयार हैं हमको, हमारे एयरफोर्स को, एयर पावर को साधने के लिए, देखने के लिए क्या दम है। तो ऐसे मौके पर अगर हम न्यूमेरिकली इंफीरियर होंगे तो निश्चित रूप से दबाव रहेगा पूरे एयर पावर के ऊपर। तो इसको देखते हुए जरूरी है कि हम निश्चित जल्दी से जल्दी जहाज लें। अब प्रश्न उठता है कि भाई तीनों सामने खड़े हैं, सुपर राफेल और 57 और 35। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जेब में पैसे कितने हैं। सबसे महंगा जहाज है F-35, नंबर 2 57। आप कुछ कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा पाता है राफेल, सुपर राफेल। लेकिन सुपर राफेल जब हम अगर लेते हैं तो रहेगा तो 4.5 जनरेशन ही। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण कॉस्ट, फिर पैसे की बात कर रहा हूं मैं, कि जो पर मंथ पर आवर जो कॉस्ट होगी हमारी, उसको सस्टेन करने की, राफेल के ऑपरेशंस को सस्टेन करना बहुत ही सहज होगा। मात्र 10,000
डॉलर प्रति घंटा, जबकि हम 35 को F-35 को उड़ाते हैं तो 38 से लेकर 44, तो औसतन $40,000 प्रति घंटा, यानी कि 4 गुने, लगभग 3.5-4 गुना अधिक खर्चा आपको हर घंटे देना होगा। तो क्या हम चाहते हैं? और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत कम लोगों को पता है, कि जो ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, आपको जो जहाज मिलेंगे वो किस क्वालिटी के मिलेंगे, किस वेरिएंट के मिलेंगे, क्योंकि इसका पूर्णतः कंट्रोल F-35 का कंट्रोल पूर्णतः जो है उसके मैन्युफैक्चरर के पास होता है, अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। मजेदार चीज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स और उनकी प्राइवेट कंपनी है, दोनों मिलकर जहाज बनाती हैं और सिक्योरिटी के बारे में दोनों मिलकर बहुत एक दूसरे के जो है सम्मान करती हैं। तो ऐसे में जो पावर ऑफ ऑटोनॉमी है, जो ऑटोनॉमी ऑपरेशन है, उस कितनी डिग्री तक मिलेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय बहुत कम है। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह बने हुए हैं। अली शाह, संक्षेप में 144 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तो तत्काल में चाहिए, क्योंकि कमी और उनकी संख्या का जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। जी देखिए, 44 की आपने बात करी, तो यानी कि ऑलरेडी ये इतना पॉपुलर है कि अन्य देश चाह रहे हैं कि हमारे पास राफेल के सुपर राफेल भी आए। अब देखिए 2001 में जब राफेल का एक्चुअली प्रॉपर टाइप फॉर्मली ऑफिशियली इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद फिर देखिए बहुत से देशों ने इंटरेस्ट प्रकट किया ये लेने में। जैसे कि आपको मैं कुछ अधिक देश गिनाऊंगा, जैसे कि ऑलरेडी फ्रांस एयरफोर्स में और नेवी में था ही था, बल्कि नेवी में कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए भी मौजूद है ये। इजिप्शियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कतार एयरफोर्स, हेलेनिक एयरफोर्स, क्रोएशियन एयरफोर्स, इंडोनेशियन एयरफोर्स, यूएई एयरफोर्स, सर्बियन एयरफोर्स, तो ये इन एयरफोर्स ने ऑलरेडी इंटरेस्ट प्रकट कर चुके हैं कॉम्बैट में। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, सीरिया में कॉम्बैट में हुआ है इस्तेमाल। अब 1983 में क्या हुआ, जो फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट थे का जो FEFA कहते हैं जिसको, वो प्रोग्राम इनिशिएट हुआ 1983 में। उससे साथ में फ्रांस, इटली, स्पेन, वेस्ट जर्मनी और यूके साथ में डेवलप करने की एक नया फाइटर की बात हुई। उसमें बाद में 3 और जो और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट थे, फ्रांस ऑफिशियल्स ने बोला कि भाई इन्विजन कि भाई हम एक लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हम डिजाइन करते हैं, और इससे फिर जो बहुत चीजों के आसमानी और समुद्री रोल्स में भी जो काम आए और जो कि बहुत ही घातक हो, इससे फिर राफेल प्रयोग में आया। तो यानी कि इतना, आपने 44 की बात की, तो ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हर कोई देश राफेल की गुण गाता है, राफेल की बात करता है। हिंदुस्तान के पास जो हमारी एयरफोर्स और नेवी के पास में है, ये बहुत बड़ा एसेट है। मैं ऐसा, ये बहुत बड़ा एसेट है और आने वाले समय में इसके संकेत भी साफ तौर पर दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो लगातार मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन भारत की क्षमता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उस क्षमता के जरिए मैंने आपको बताया कि अगर राफेल को, सुपर राफेल को राफेल का बाप कहा जा रहा है तो ये क्या है। और आने वाले समय में, जैसा कि DK पांडे साहब भी कह रहे थे, कि दोनों हमारे पड़ोसी बहुत उत्साहित हैं इनकी क्षमताओं को जानने के लिए। हालांकि युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन कब क्या हो जाए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना ही, चलते रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ।